प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट फर्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास का परिचयात्मक विश्लेषण। कल तक मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री, उसके काल विभाजन के आधार, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया गया था और हिंदी का प्रथम कवि कौन है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, और उससे आगे सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और आदिकाल का नामकरण, उसके बाद आता है सिद्ध साहित्य। इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले 4 भागों में विभक्त करने की प्रयास किया और उसी के अनुरूप आज तक भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 रूपों में ही स्वीकृत हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से नाम दिया, जिसका समय संवत 1050 से 1375 स्वीकार किया गया था। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको उन्होंने भक्ति काल के नाम से पहचान दिलाई। इसका समय है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल का समय है संवत 1700 से 1900 तक। फिर चौथा काल आता है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल की संज्ञा प्रदान की गई। गद्य काल का समय संवत 1900 से और वर्तमान तक अर्थात आज तक स्वीकार किया जा रहा है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 इन कालों में विभक्त करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक सुंदर साहित्य के इतिहास का सृजन किया। आधुनिक काल को विभिन्न उपरूपों में भी विभाजित किया जा सकता है या किया गया। पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है, इसका समय है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग नाम की संज्ञा प्रदान की गई। इसका समय है सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। इसके बाद आता है छायावाद काल, जिसका समय सन 1918 से 1938 ईस्वी तक। फिर आता है छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद काल, 1938 से 1953 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है नई कविता लेखन या नवलेखन काल, जो 1953 से और वर्तमान तक चल रहा है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का तर्क संगत और उचित मनोवैज्ञानिक विभाजन किया, जो सभी को स्वीकार है। कुछ नामों पर जरूर मतभेद हैं, जिसमें कुछ इतिहासकारों ने, इतिहास लेखकों ने अलग अलग नाम कुछ कालों को, जैसे आदिकाल को और रीतिकाल को, प्रदान किए। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का बहुत ही अच्छा काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। आगे आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया जाता है। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस पर कि हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं और उसमें निष्कर्षतः एक मत के रूप में किसको स्वीकार किया गया, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ।
शिव सिंह सेंगर के अनुसार शिव सिंह सेंगर के अनुसार 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नाम का जो कवि है, उस कवि को इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि माना है। दूसरे इतिहासकार हैं राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं सदी के सरयपाद जो सिद्ध कवि थे, सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। तीसरे इतिहासकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन निष्कर्षतः सभी इतिहासकारों ने सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कई नामों से विख्यात थे, जैसे सरयपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से विख्यात थे। अंततः सभी इतिहासकारों ने सर्वसम्मति और तर्कों और तथ्यों के आधार पर सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो निश्चित रूप से आप सरयपाद का नाम उल्लेख करेंगे। अगला है हिंदी की प्रथम रचना कौन है। अब तक आपने पढ़ा कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है और अब प्रथम रचना पर विवाद हुआ था, और इस विवाद के उपरांत उसका निष्कर्ष क्या है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसको हम हिंदी की प्रथम रचना के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को माना जाता है। इसमें इतना ज़्यादा विवाद नहीं था, क्योंकि सरयपाद सिद्ध थे और सिद्धों की कोई भी साहित्यिक कृतियां देखने को नहीं मिलती है, रचनाएं नहीं मिलती। तो इसके बाद जैन आचार्य, सिद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य आया था, तो जैन साहित्य में देवसेन नाम के एक कवि हुए, उनकी श्रावकाचार एक रचना है जो सर्वप्रथम खोजबीन में उसकी पांडुलिपि प्राप्त की, तो उसी को हिंदी की प्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी विशेषता है, इसमें सरयपाद की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। 250 दोहों में श्रावक धर्म का इसमें वर्णन किया गया है। गृहस्थ उस वर्णन का केंद्र था, गृहस्थ जीवन। आदिकाल की सीमा जो है वो 8वीं शताब्दी अर्थात सन 769 ईस्वी से आदिकाल का प्रारंभ माना गया है, और आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जाती है। अब तक मैंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आपको विक्रम संवत 1050 से 1375 बताया था, लेकिन अगर इसी को सन में परिवर्तित किया जाए तो सन 769 ईस्वी से आदिकाल का आरंभ होता है और आदिकाल का समापन 1418 ईस्वी में माना जाता है। इस प्रकार से ये आदिकाल का निर्धारण समय सीमा ईस्वी में की गई। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि और प्रथम रचना के उपरांत हम आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल पर चर्चा करने, क्योंकि आदिकाल का जो नाम है वो नाम काफ़ी विवाद से युक्त रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया था। उस वीरगाथा काल पर इतिहासकार या इतिहास ग्रंथ लेखक सर्वसम्मत नहीं थे, उन्होंने इस पर विवाद व्यक्त किया था। तो आदिकाल के अन्य इतिहास लेखकों ने क्या क्या नाम दिए हैं, ये मैं आपके सामने रखना या बता रहा हूँ। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को चारण काल की नाम से नाम दिया, आदिकाल का चारण काल नाम दिया था। दूसरे हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को हिंदी का प्रारंभिक काल के नाम से नामकरण किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल के नाम से संबोधित किया। अगले इतिहास लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
जिन्होंने अपने इतिहास में आदिकाल के 2 नाम किए हैं। पहला, आदिकाल से के नामकरण करते समय उन्होंने संधि काल एवं चारण काल के रूप में संयुक्त नामकरण किया कि संधि काल और चारण काल हिंदी के प्रथम काल का नाम है। अगले इतिहास लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सिद्ध सामंत काल कहा, अर्थात इस समय सिद्ध थे और सामंती जीवन की व्यापकता थी। इस आधार पर इन्होंने इसको सिद्ध सामंत काल की संज्ञा से अभिहित किया था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल के, क्योंकि इसमें वीर रचनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको वीर काल के नाम से संबोधित किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया, क्योंकि इसमें वीरगाथात्मक उक्तियां या वीरगाथात्मक रचनाएं आदिकाल में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो उन रचनाओं को आधार मानकर इन्होंने इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया। वर्तमान में आज इन सभी नामों पर कोई ऐसा विशेष विवाद नहीं है और अंततः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा दिए गए आदिकाल नाम को ही स्वीकृत, सर्वसम्मति से स्वीकार किया, सिरोधार्य किया। सभी इतिहास लेखकों के अलग अलग नाम देने के पीछे अपने अपने मत, आधार और तथ्य थे, लेकिन अंत में आदिकाल को ही इसका प्रथम नामकरण, हिंदी साहित्य के प्रथम नाम काल के नाम के लिए आदिकाल को ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण संपन्न होता है, पूर्ण होता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के हमने अभी 4 आपको काल बताए: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार से 4 काल ये हिंदी साहित्य में निर्विवाद रूप से स्वीकार किए गए। हिंदी साहित्य के आदिकाल में सबसे पहले हमें सिद्ध साहित्य पर विचार करना होगा, क्योंकि सबसे पहले आदिकाल में सिद्ध साहित्य ही हमें देखने को मिला। सिद्धों ने, जो सिद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, उसको सिद्ध साहित्य की श्रेणी में या सिद्ध साहित्य की सीमा में माना जाता है या माना गया है, क्योंकि जितने भी सिद्ध थे वो बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी थे। 84 सिद्धों की जो संख्या है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य में 84 के रूप में स्वीकार की गई। अगर कभी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो निश्चित रूप से आप सिद्धों की संख्या के रूप में 84 का उल्लेख करेंगे। 84 सिद्धों में सरहपा, सवरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कन्हपा, कुक्करीपा प्रमुख सिद्ध थे। सिद्धों का श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र था। कौन सा पर्वत? श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान केंद्र था। मंजूश्री और मूलकल्प नामक ग्रंथ यहीं श्री पर्वत पर लिखे गए थे। इस प्रकार से सिद्ध जो संत थे वो प्राय अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे, अर्थात उस समय वर्ण व्यवस्था के कारण निम्न जाति के ये लोग थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होकर सिद्ध संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अतः उनकी साधना की आधारभूत मुद्राएं कपाली, डोम्बी आदि नायिकाओं को भी थी। इनकी भाषा सांध्य थी। उनके कलम और कुलिस योनि और शिशन के प्रतीक थे। सिद्ध साहित्य में दोहा, चौपाई और चर्या गीत आदि छंद देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध साहित्य का ये सामान्य परिचय मैंने आज आपको दिया। आज बस इतना ही। कल हम आपको सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उसके बाद जैन साहित्य और नाथ साहित्य पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।